है गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारी टीजीटी मैथ्स की कंसेप्ट सीरीज चल रही है, जो कि सेकंड ग्रेड लेवल एग्जाम्स मैथ की, जो कि डी ट्रिपल एस भी हो सकती है, ईएमआरएस हो सकती है, और राजस्थान वाली सेकंड ग्रेड एग्जाम्स हो सकती है। जितनी भी सेकंड ग्रेड एग्जाम होती है मैथ की, उनके लिए ये कंसेप्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट सीरीज में आज हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जो रिलेशन एंड फंक्शन का जो सब टॉपिक था, कार्तीय गुणन, उसको कंप्लीट किया था, और उससे पहले समुच्चय वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट किया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो अभी वीडियो को यहीं पे बंद कीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन जो चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है। ठीक है, तो उस पे आपको जो ये वीडियो देखेंगे उनके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में, और उसके साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ठीक है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलना शुरू हो जाएंगे। और अभी जो इन वीडियो हैं उनके नोट्स अभी आपको अवेलेबल है वहाँ पे, और कुछ ही दिनों में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और उसके अलावा जो भी टीजीटी मैथ्स का मैटर होगा वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं संबंध या रिलेशन। इसको एकदम बारीकी से देखेंगे रिलेशन को, और उसके साथ ही प्रांत, सह प्रांत और परिसर ज्ञात करना सीखेंगे। इनसे क्वेश्चन बनने की कंप्लीट संभावना है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। रिलेशन, तो रिलेशन पढ़ाने से पहले, जैसे कि मैंने आपको जो कार्तीय गुणन वाला अभी टॉपिक करवाया था, उसमें भी बताया था जो बेसिक है समुच्चय वाला, इसमें हमको आना चाहिए। उसमें बेसिक में क्या आना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था, ए यहाँ पे समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है, उसमें 1 2 3 अवयव है। ठीक है, और एन पी ए, पी ए यहाँ पे घात समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है। जैसा जैसा कि आपने समुच्चय वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, घात समुच्चय क्या होता है? समुच्चय ए के संभावित उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है घात समुच्चय। तो घात समुच्चय में समुच्चयों की संख्या, घात समुच्चय पी ए में अवयवों की संख्या एन पी ए के द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, तो इसमें टोटल अवयव 8 है, तो एन पी ए इसका क्या है? एन पी ए इसका इसका है 8। ठीक है, इस तरीके से तो कुल मिला के जो उपसमुच्चय है ए के, वो बनेंगे फाई, हर किसी का उपसमुच्चय होता है, और खुद समुच्चय अपना उपसमुच्चय होता है। 1 2 3 हो गया। उसके अलावा ये पॉसिबिलिटीज है जो कि 8 बनेंगे। इसका शॉर्टकट जो सूत्र है वो होता है किसी भी समुच्चय के संभावित उपसमुच्चयों की संख्या का सूत्र होगा, जैसे कि 2 की पावर एन ए, यहाँ पे ए है तो एन ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे कार्तीय गुणन वाला ए क्रॉस बी होगा, तो वहां पे क्या करना होगा? कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में जितने भी अवयव हैं उनको, उनकी पावर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। जैसे कि आपने कार्तीय गुणन वाला वीडियो देख लिया होगा, इसका फर्स्ट वीडियो, तो आपको ये क्लियर आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो इसी प्रकार ए बराबर 1 2 है, बी बराबर पी है, तो कार्तीय गुणन करना आप जानते ही हैं। पहले जैसे कि ए क्रॉस बी हो रहा है, तो पहले ए में से अवयव उठाएंगे। ठीक है, 1 उठा लिया, उसके साथ पी को लगा दिया। ठीक है, 1 पी। और सेकंड बार 2 को उठाया, उसके साथ पी लगाया, 2 पी, जो कि इनको क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक है, इनको जो अवयव प्राप्त होते हैं उनको क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे कि ए क्रॉस बी का ये भी एक समुच्चय प्राप्त हुआ है, उसमें 2 अवयव हैं, 1 पी और 2 पी। ठीक है, इस तरीके से तो इसमें अवयवों की संख्या एन ए क्रॉस बी से हमने यहाँ पे दर्शाई है। एन लगा देते हैं, मतलब अवयव की संख्या को दर्शा रहे हैं उसमें। तो ए क्रॉस बी में अवयव कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हैं, जैसे कि, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे आप? जैसे कि एन ए इंटू एन बी करके निकालेंगे। ठीक है, एन ए इंटू एन बी। एन ए कितना है यहाँ पे? एन ए मतलब 2 अवयव हैं ए में, और एन बी कितना है? 1 है। तो डायरेक्ट आप निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बट कुल उपसमुच्चयों की संख्या, ये तो जैसे कि ए क्रॉस बी करवाते हैं, ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का कार्तीय गुणन, उसमें अवयवों की संख्या है ये तो। ठीक है, अब ये अवयव मिल गए, तो क्या हम इसको एक समुच्चय मानते हुए, ए क्रॉस बी का एक समुच्चय मानते हुए इससे कंपेयर नहीं कर सकते? ऐसे जिस तरीके से ए में ये 3 अवयव हैं, उस तरीके से ए क्रॉस बी में यहाँ पे 2 अवयव हैं। जिस तरीके से ए के संभावित उपसमुच्चय 8 बन रहे हैं, इस तरीके से, तो इस सूत्र से हमने निकाले थे वो कौन सा वाला सूत्र? इससे। ठीक है, इससे निकाले थे। तो क्या हम ए क्रॉस बी के संभावित उपसमुच्चयों की संख्या इस सूत्र से नहीं निकाल सकते, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है? तो यहाँ पे एन ए क्रॉस बी कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 की पावर एन ए क्रॉस बी की जगह 2 लिख देंगे, तो 4 नहीं निकल आएगा यहाँ पे उपसमुच्चयों की संख्या। ठीक है, तो कुल
उपसमुच्चयों की संख्या इस सूत्र से निकालेंगे 2n a क्रॉस b, या डायरेक्टली आप जैसे कि आपको a क्रॉस b भी नहीं करना है, सीधा निकालना है n, तो मतलब यानी कि यहाँ पे आपको a क्रॉस b नहीं करना है, n a निकालना है, यहाँ पे 2 है, n भी निकालना है, यहाँ पे 1 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 1 किया, 2 की पावर 2 मिला, उसके बाद संभावित उपसमुच्चयों की संख्या 4 आ गई। अगर आपने यहाँ से इस वीडियो को मतलब यानी अभी आए हैं और इस वीडियो पे क्लिक किया है और देखना शुरू कर दिया है, तो आपके 100% कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा अगर आपको पहले से नहीं आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो कंसेप्ट सीरीज चालू हुई है वहां से जो शुरुआती समुच्चय वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हुए उसके बाद में रिलेशन एंड फंक्शन पे आना है, ठीक है। अगर आप गलती से आ गए हैं तो पहले उनको देखिए। अब चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। तो कुल मिला के मैंने ये कुल उपसमुच्चयों की संख्या वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्यों लिया था समुच्चय वाले टॉपिक से, क्योंकि जो संबंध होते हैं, जैसे कि फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, आर, आर रिलेशन को डिनोट करता है, संबंध आर ए से बी में इस प्रकार है, ठीक है। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, अगर ऐसा लिखा जाता है तो संबंध आर ए से बी में इस प्रकार है, ठीक है। तो ये संबंध आर है, जैसे कि यहाँ पे कुल संबंधों की संख्या है, संबंध एक पर्टिकुलर संबंध जैसे कि y बराबर एक्स प्लस वन हो गया, ठीक है। दूसरा संबंध लिख दिया हमने y बराबर एक्स स्क्वायर। इस तरीके से एक समुच्चय के लिए एक मतलब यानी कि दो समुच्चय ए से बी में, ठीक है, दो समुच्चय लिए जाते हैं, तो इन समुच्चय में जितने भी संभावित संबंध बन सकते हैं, जैसे कि एक्स प्लस वन बन गया, वाई बराबर एक्स स्क्वायर बन गया, वाई बराबर 2x बन गया, तो इतने मतलब यानी कितने भी संभावित संबंध बन जाए, तो उन सभी संबंध यानी कि एक तो ये संबंध हो गया, एक ये संबंध हो गया, एक ये संबंध हो गया, इस तरीके से जितने भी संबंध बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या होगी कुल उपसमुच्चयों की संख्या। कुल उपसमुच्चयों की संख्या किसकी, जब ए क्रॉस बी मिलेगा तो उसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या ही इसमें ए से बी में मतलब संबंधों की संख्या के बराबर होगी। तो अगर आपको ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन में आर ए टू बी में मतलब रिलेशन है, तो संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहां पे ध्यान रखना आपको कुल संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 उसकी पावर एन ए क्रॉस बी, ठीक है, एन ए क्रॉस बी में जो अवयव है उनकी संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए क्रॉस बी दिया हुआ है, इसमें 1 और 2 मतलब दो अवयव, कुल मिला के दो अवयव है, एन ए बी, ए क्रॉस बी बराबर यहाँ पे कितने हैं, केवल दो अवयव हैं, ठीक है, दो अवयव हैं। तो कुल उपसमुच्चय कितने होंगे, कुल उपसमुच्चय इसके जैसे कि इस सूत्र से निकाले तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख देंगे, बराबर 4 मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर ऐसे जानना है भाई कैसे निकाले उपसमुच्चय, जैसे कि ए के लिए निकालते थे हम, उस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे। दो अवयव है तो पहले फाई तो सभी का होता है, और ये खुद पर्सनल मतलब यानी खुद जो समुच्चय ए क्रॉस बी का वो खुद के लिए उपसमुच्चय का काम करेगा उपसमुच्चय की परिभाषा से, ठीक है। ये वाला हमने समुच्चय वाले टॉपिक में पढ़ा है। तो एक ये उपसमुच्चय हो गया खुद का, ठीक है। इसके अलावा 1p इसको लिया हमने किसमें, समुच्चय वाले को। कुल मिला के इनको 1p को ऐसे मत लिख देना आप, वो अवयव को डिनोट करेगा। हम यहाँ पे उपसमुच्चय की बात कर रहे हैं, तो उपसमुच्चय के लिए आपको 1p को किसमें लिखना पड़ेगा, 1p को लिखना पड़ेगा आपको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा। तो ये 1p भी इसके लिए एक उपसमुच्चय का काम करेगा और 2p भी। कुल मिला के इस तरीके से चार उपसमुच्चय प्राप्त होंगे। तो परीक्षा में कैसे सवाल बनेगा, परीक्षा में आपसे ये ज्ञात नहीं करवाएगा, परीक्षा में ज्ञात करवाएगा ये वाला, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन, परिभाषा, रिलेशन की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो रिलेशन का बेसिक मैंने आपको बता ही दिया, रिलेशन क्या होता है, और सब कुछ जो डेफिनेशन है और सब कुछ अब क्लियर करेंगे। रिलेशन मतलब आर रिलेशन इस प्रकार ए से बी में इस प्रकार है कि ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। कुल मिला के जो रिलेशन होता है मतलब यानी कि जो संबंध होता है ए से बी में, वो ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। तो कुल मिला के हमने अभी क्या पढ़ा था, कुल संबंधों की संख्या, कुल रिलेशन की संख्या कुल उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होगी। तो कुल मिला के जो भी रिलेशन आएगा वो कुल मिला के जो ए क्रॉस बी है उसका उपसमुच्चय ही तो होगा, ठीक है। इसको नोटिस कीजिए, आपको 100% ये लाइन क्लियर होगी। कहना ये चाह रहा है जो रिलेशन होता है ए से बी में वो 100% ए क्रॉस बी का कोई ना कोई एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है। अब चलते हैं, यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों, यह उपसमुच्चय, ठीक है, ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। तो जो हमको कुल मिला के जो ये उपसमुच्चय होता है वो कैसे प्राप्त होता है, जो क्रमित युग्म होते हैं, जैसे कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा, सेकंड स्लाइड पे चलते हैं।
कहना ये चाह रहा है जैसे कि यहाँ पे y बराबर x प्लस वन दे दिया, ठीक है, हमने y बराबर वन लिया यहाँ पे, तो x बराबर वन लिया तो y बराबर हमको मिला टू मिला, ठीक है, टू मिला, तो वन और टू ये क्या मिल जाएगा, एक अवयव मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रखा था कि जो यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन का, जैसे कि रिलेशन रिलेशन का ये कुल मिला के जो हमको ये मिला है रिलेशन, तो ये 100% रूप से जो ए क्रॉस बी है उसका एक ना एक उपसमुच्चय होगा, ठीक है। तो क्या कह रखा है कि यहाँ पे इस लाइन को नोटिस कीजिए, क्रमित युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध। तो यहाँ पे प्रथम और द्वितीय घटक के मध्य, प्रथम और द्वितीय घटक के मध्य संबंध है या नहीं है, है, ये वाला संबंध है, ठीक है। तो इस संबंध को डिनोट करता है ये वाला, जैसे कि इससे कितने कितने सारे हम अवयव बना सकते हैं, 2 3, फिर 3 4, इस तरीके से कुल मिला के। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या कर रखा है, जहां द्वितीय घटक, जो द्वितीय घटक हमने यहाँ पे 1 2 लिया था, जो अवयव प्राप्त होता है, ठीक है, जहां द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब, जैसे कि यहाँ पे दो है वो एक का प्रतिबिंब है, तथा प्रथम घटक पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है, यहाँ पे एक पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो रिलेशन की ये तो हमने पढ़ी थी मैथमेटिकल डेफिनेशन, जो कि आपको किताबों में मिल जाएगी। अब हमारी लैंग्वेज, सरल लैंग्वेज में रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, संबंध भाई साहब एक केवल कथन होता है। क्या होता है, एक कथन होता है। संबंध क्या होता है, एक कथन होता है। क्या होता है, इस पे फोकस करना, एक कथन होता है। अगर जो अवयव होते हैं इस कथन की पालना नहीं करते, वे संबंध में नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के संबंध क्या होता है, एक कथन होता है, और जो भी अवयव इसकी पालना नहीं करेंगे वे संबंध में नहीं होंगे। कैसे, जैसे कि रिलेशन ए से ए में दे रखा है, यहाँ पे ए बराबर ये है, ठीक है, तो ए से ए में इस प्रकार से दे रखा है कि एक्स वाई प्राप्त होंगे, तो y बराबर x प्लस टू है, और एक्स वाई दोनों ए में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो y बराबर ये वाला सा, कुल मिला के अब कथन क्या है, यहाँ पे एक कथन होता है, संबंध एक कथन होता है। तो ये वाला कथन है, ये हमको समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, तो ये एक कथन है, ठीक है। इसकी पालना करेगा वही इसका किसका अवयव होगा, रिलेशन का अवयव होगा। जैसे कि वन वाई बराबर एक्स बराबर वन पर हमको कुल मिला के y बराबर थ्री मिल गया, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद x बराबर टू रखा है, यहाँ पे x बराबर टू रखेंगे तो टू फोर मिल जाएगा। इस तरीके x बराबर थ्री रखेंगे तो थ्री फाइव मिल जाएगा। जैसे ही हमने x बराबर फोर लिखा तो यहाँ पे y बराबर सिक्स मिल गया, ठीक है। जैसे ही हमने x बराबर फाइव फाइव यहाँ पे रखा तो y बराबर हमको सेवन मिल गया। लेकिन क्या आपको पता है, जो ये सिक्स है और ये सेवन है वो a में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो ए में बिलोंग नहीं करता है, मतलब ये संबंध जो ये कथन है उसकी पालना नहीं कर रहा है, ठीक है, ये वाले अवयव। अगर ये छह और सात ए में बिलोंग करता तो ये कथन की पालना करता। तो कुल मिला के ये कथन की पालना नहीं कर रहे हैं ये वाले अवयव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो वन और थ्री है, कुल मिला के क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्स और वाई बिलोंग करना चाहिए ए में, तो यहाँ पे एक्स भी कर रहा है और वाई भी कर रहा है, एक्स भी कर रहा है वाई भी कर रहा है, एक्स भी कर रहा है वाई भी कर रहा है। यहाँ पे एक्स कर रहा है लेकिन वाई छह है जो कि ए में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो कुल मिला के इस कथन की इन्होंने दोनों ने पालना नहीं की, तो संबंध ने क्या कर दिया, इनको बाहर कर दिया कि भाई साहब आप हमारे कैंडिडेट नहीं हो, ठीक है। इस तरीके से केवल संबंध क्या होता है, एक कथन होता है, जो अवयव इस कथन की पालना करते हैं वही संबंध में होते हैं, ठीक है। तो संबंध का आपको सीधा फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये सब झंझट में नहीं पढ़ना है तो सीधा इधर बैठ जाइए, लेकिन भाई साहब इन झंझट से ही क्वेश्चन उठता है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनने के लिए। आप ज्यादा ध्यान नहीं दो तो इस पे तो ध्यान देना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। ये वाला फॉर्मूला समुच्चय में भी काम आया है और यहाँ पे भी काम आया है। अब चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। संबंध को प्रदर्शित करने के तरीके क्या क्या हैं। संबंध को प्रदर्शित करने के बीजीय निरूपण में प्रदर्शित करेंगे तो रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण रूप में, जो कि हमने समुच्चय में पढ़ लिया, ठीक है। रोस्टर रूप क्या होता है, रोस्टर रूप ये है, ठीक है, ये वाला। और समुच्चय निर्माण क्या होता है, एक कथन के रूप में किसी किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं तो वो समुच्चय निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे रिलेशन दे रखा है ए से बी में है, ठीक है, किस प्रकार से है, तो ये इसका समुच्चय निर्माण रूप है, ए से बी में रिलेशन का ये वाला समुच्चय निर्माण रूप, कि एक्स वाई, ये डॉट डॉट है, इसको पढ़ेंगे। एक्स वाई इस प्रकार है कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी है, ठीक है। ए और बी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब वो ही अवयव इस रिलेशन में होंगे जो कि इस कथन की पालना करेंगे। जैसे कि अब ये तो हो गया था इसका समुच्चय निर्माण रूप। अब इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इस कथन के अनुसार इनमें से रिलेशन बनाते हुए लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे कि x बराबर वन ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है,
तो y बराबर हमको क्या मिला, 0 मिला, जो कि b में नहीं है, तो ये मतलब रिलेशन में नहीं आएगा। x बराबर 2 लिखा हमने यहाँ पे, तो 2 तो 4 यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, 4 - 1 बराबर 3 मिला। 2 और 3, 2 लेना है ए में से, 2 हमने ए में से ले लिया, 3 क्या बी में आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ठीक है, तो ये 2 और 3 किस में हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा। अब हम 3 लेते हैं, वाई एक्स बराबर 3 लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, -1 तो आएगा 8, ठीक है। तो कुल मिला के जो 3 है वो तो ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो 8 वाई बराबर 8 मिला है, क्या वो बी में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे तो नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि y बराबर b में बिलोंग करता है, तो ये y का मान जो हमको मिला है इससे, इस वाले रिलेशन से, वो b में बिलोंग करना चाहिए, तो ये 8 b में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये अवयव में जो ये अवयव प्राप्त हुआ, कौन सा वाला, 3 और 8, वो रिलेशन में नहीं होगा। इस तरीके से जैसे 4 रखेंगे तो बड़े मान प्राप्त होंगे, कुल मिला के वो रिलेशन में नहीं होंगे, तो कुल मिला के एक ही अवयव प्राप्त होता है जो कि इस कथन के अनुसार रिलेशन में है, ठीक है। तो ये इसका रोस्टर रूप है, इस वाले इतने बड़े समुच्चय निर्माण के रूप में जो कथन लिखा हुआ है उसका रोस्टर रूप ये होगा। तो आपको 100% क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और उसके बाद नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट टाइप कीजिए, कोई भी डाउट रहा है तो, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। जैसे कि हमने समुच्चय जो संबंध है उसको प्रदर्शित करने के तरीके के बारे में चर्चा की है, तो बीजीय निरूपण में तो दो तरीके से लिखते हैं, रोस्टर और समुच्चय निर्माण में, लेकिन एक और तरीका है इसका लिखने का, तीर आरेख, ठीक है। तीर आरेख कब आप लिख सकते हैं, तीर आरेख भैया आप जब भी लिख सकते हैं जब आपके पास रोस्टर रूप प्राप्त हो जाए। आपके पास समुच्चय निर्माण है तो उसको पहले रोस्टर रूप में बदलिए, उसके बाद ही आप तीर आरेख लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि ऐसे, ये कौन सा रूप है, ये रोस्टर रूप है, ठीक है। अब आपको रोस्टर रूप से मैंने जो समुच्चय है वो ज्ञात करना तो बता दिया होगा, कैसे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया ये, जैसे कि ये जो क्रमित युग्म है उसमें पहला अवयव मतलब यानी कि जैसे ए क्रॉस बी हो रहा है तो पहला अवयव ए से आएगा, दूसरा बी से, तो यहाँ पे पहला ए से, ठीक है, दूसरा बी से, दूसरा बी से, ठीक है, ऐसे ही पहला ए से, दूसरा बी से, पहला ए से, दूसरा बी से, ठीक है, इस तरीके से पहला ए से, दूसरा बी से, ठीक है, इस तरीके से पहला ए से, दूसरा बी से, ठीक है, इस तरीके से पहला ए से, फिर दूसरा बी से। तो कुल मिला के जो ए वाले हैं उनको यहाँ पे लिख लीजिए 1 1। तो क्या लिखना है, रोस्टर रूप में आपको पता है कि अवयव को रिपीट नहीं करते, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 बार आ गया तो एक बार ही लिखेंगे। इस तरीके से 2 आ गया, 2 आ गया, 2 बार आ गया तो केवल एक बार लिखें, भले 1000 बार आ जाए 2, लेकिन एक बार ही लिखना होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब आगे चलते, 3 आ गया, 3 लिख लिया, 3 रिपीट नहीं हो रहा, उसके बाद 4 आ गया, 4 लिख लिया, तो फर्स्ट वाले अवयव कुल मिला के समुच्चय ए हमको मिल गया, ठीक है। अब भी समुच्चय अगर हमको प्राप्त करना है तो पीछे पीछे वाले अवयव को, जैसे कि यहाँ पे बी, इसमें मतलब इस वाले अवयव में बी ये है, ठीक है, 2 यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद 3 लिख दिया, उसके बाद ये 4 लिख दिया, उसके बाद ये 6 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद ये 2 फिर से आ गया, नहीं लिखेंगे, रिपीट हो रहा है, और ये 5 लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से ए और बी हमको मिल गए। तो ए को एज इट इज यहाँ पे कहाँ पे लिखना है, जो ये प्राप्त हुए हैं, जो जैसे कभी कभी क्या होता है, शुरुआत में ए और बी दे देता है, उसके बाद रिलेशन दे देता है, ठीक है, उसके बाद आपको ए और बी लिखना होता है, तो आपको किस में से लिखना लिखना चाहिए, रिलेशन में से ए और बी निकाल के लिखना चाहिए, जो कि मैं आपको क्लियर करूंगा आगे क्यों लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे ए और बी यहाँ से हमने ए एजीटी लिख दिया, बी एजीटी लिख दिया, इस तरीके से मतलब दीर्घ वृत्ताकार कुछ गोला बनाना है, 1 2 3 4 ए लिख दिया, फिर बी इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब जो रिलेशन है उसको इस तरीके से बनाइए, 1 का 2 के साथ है, ठीक है, तो हमने 1 को 2 से मिला दिया, उसके बाद 1 का 3 के साथ भी है, हमने 1 को 3 से मिला दिया, ठीक है। इस तरीके से 2 का 4 के साथ है तो 2 को 4 से मिला दिया, ठीक है। इस तरीके से 2 का 6 के साथ है, 2 को 6 से भी मिला दिया, चलो मिला देते हैं। अब 3 का 2 के साथ है, 3 को 2 से मिला दिया भैया, उसके बाद 4 का 5 के साथ है तो 4 को 5 से मिला दिया, ठीक है। तो ये रिलेशन कुल मिला के इसको हमने किस में प्रदर्शित कर दिया, तीर आरेख के रूप में। तो आपको एक चीज मैं और बता देता हूं जो कि प्रांत और परिसर इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये इस तरीके से हम रोस्टर रूप में, जैसे कि रिलेशन हमको ये मिल गया, उस तरीके से रोस्टर रूप में ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने ए और बी सेपरेट कर लिए। तो ध्यान रखना, जो ए और बी सेपरेट किए हैं तो ये वाला ए तो निकलता है, ये कहलाता है प्रांत कहलाता है, ठीक है, ये प्रांत कहलाता है, ठीक है। और इस प्रांत, इस इन अवयवों का जो 7 देने आते हैं, 7 देने मतलब ये बी वाले अवयव जो आते हैं, ठीक है,
वो सह प्रांत कहलाते हैं, सह प्रांत कहलाते हैं। ठीक है। अब ए के जो अवयव है उनका बी में जिन जिन से रिलेशन होता है वो उसके परिसर कहलाते हैं। परिसर मतलब रेंज। तो यहाँ पे तो बी के सभी अवयवों के साथ संबंध है, तो कुल मिला के बी इसका परिसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे कि 2 से नहीं होता, 3 4 5 6 से होता, तो यहाँ पे परिसर 3 4 5 6 हो जाता। ठीक है। प्रांत परिसर सह प्रांत मैंने यहाँ पे नॉर्मली बता दिया, आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है। इस तरीके से तीर आरेख के रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। रोस्टर रूप को पहले इस तरीके से समुच्चय में लिख लीजिए, उसके बाद इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है। मिलाना है। अब पढ़ते हैं प्रांत, सह प्रांत व परिसर। ठीक है। जैसे कि रिलेशन दिया हुआ होता है ए टू बी में, तो नॉर्मली जो समुच्चय ए होता है वो प्रांत होता है, और समुच्चय बी होता है वो सहप्रांत होता है। वह परिसर को, परिसर क्या होता है? परिसर होता है बी के उन अवयवों का समुच्चय, बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए से जुड़े हों। ठीक है। केवल और केवल उन अवयवों का समुच्चय जो कि ए से जुड़े हों। ठीक है। तो ध्यान रखना, हर केस में जरूरी नहीं है कि समुच्चय ए प्रांत हो और समुच्चय बी सहप्रांत हो। कभी कभी मतलब नॉर्मली ये होता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। ठीक है। तो वो कैसे? तो ए टू बी में ये रिलेशन डिफाइन है। तो ए बराबर, जैसे कि ये ए बराबर ये है। ठीक है। 1 2 3 है। बी बराबर 1 2 3 4 5 है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे क्या मिलता है, ये वाला रिलेशन मिलता है 1 2 2 3 और 3 4। तो यहाँ पे हमको ए लिखना है, यहाँ से ये वाला ए लिखना है। ठीक है। उसके बाद ये वाला बी लिखना है। ए लिख दिया हमने, उसके बाद बी लिख दिया। ठीक है। तो 1 का 2 के साथ रिलेशन है, हमने लिख दिया। फिर 2 का 3 के साथ रिलेशन है, हमने ये लिख दिया। उसके बाद 3 का 4 के साथ रिलेशन है, हमने ये भी लिख दिया। ठीक है। तो जो ये ए है, ए वाला समुच्चय हमको यहाँ पे मिला है, ये क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। ठीक है। प्रांत कहलाएगा। और जो प्रांत मतलब यानी कि ए का साथ देने कौन आता है? बी आता है। तो ये समस्त बी के जो अवयव है, मतलब यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे जैसे कि रिलेशन तो 2 3 4 के साथ है, लेकिन जो सह प्रांत होता है, कोडोमेन होता है। सह प्रांत मतलब कोडोमेन कहते हैं, और प्रांत को डोमेन कहते हैं। तो जो ये सह प्रांत होता है वो समुच्चय बी होता है, जिसके कि सभी अवयव सम्मिलित जैसे कि 1 2 3 4 5 सभी के सभी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। लेकिन परिसर क्या होता है? परिसर क्या होता है? परिसर मतलब रेंज क्या होता है? परिसर होता है जैसे कि बी के उन अवयवों का समुच्चय जो कि ए से जुड़े हों। तो बी के कौन कौन से अवयव ए से जुड़े हैं? तो ये होंगे 2 3 और 4। ठीक है। तो परिसर हो जाएगा इसका 2 3 और 4। इस तरीके से प्रांत होता है समुच्चय ए, और सहप्रांत होता है समुच्चय बी के सभी अवयव जो कि ए का साथ देने आए हैं। ठीक है। और परिसर होता है केवल उन अवयवों का समुच्चय जो कि समुच्चय के साथ संबंध बनाए हैं। समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय जो कि समुच्चय ए के साथ संबंध बनाए हैं। कभी कभी होता है कि समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए के साथ संबंध बनाए रखते हैं, तो उस कंडीशन में परिसर बी ही होता है। ठीक है। क्योंकि उसमें सभी अवयव संबंध बनाए होते हैं। अब चलते हैं आगे सेकंड स्लाइड पे। जब प्रांत ए बराबर प्रांत हो, बी बराबर सह प्रांत हो, तो बी के केवल उन अवयवों का समुच्चय जो ए से जुड़े होते हैं वो परिसर होता है, जो कि हमने अभी पढ़ लिया। इट मीन्स क्या है? जैसे कि सह प्रांत क्या है? सह प्रांत है समस्त बी। समस्त बी मतलब यानी कंप्लीट, जैसे कि आपको सीधा कह दिया रिलेशन ए टू बी में है, तो आपको आंख बंद करके क्या करना है कि सह प्रांत पूछे तो कह देना बी सह प्रांत है, बिना किसी झिझक के। ठीक है। और प्रांत पूछे तो ए प्रांत होगा। ठीक है। ए प्रांत होगा। ठीक है। तो सह प्रांत के लिए आपको क्या कहना है? बिना झिझक के क्या कहना है कि बी सह प्रांत होगा। और परिसर क्या होगा? परिसर भी तो बी में से ही आएगा। जैसे कि हमने अभी देखा था, परिसर भी तो बी में से आ रहा है, लेकिन वही अवयव आ रहे हैं जो कि ए के साथ रिलेशन में है। ठीक है। 2 3 4 आ रहे हैं। और मैंने क्या बताया था, एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें से जैसे कि 1 का 1 के साथ हो गया, कुल मिला के बी के सभी अवयवों का रिलेशन हो जाए, जैसे कि वो कंडीशन थी यहाँ पे। ठीक है। क्या बी का कोई ऐसा अवयव है जिसका रिलेशन नहीं है? यहाँ पे सभी के सभी अवयव हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे क्या हुआ था? जो सह प्रांत वो बी था। ठीक है। और परिसर क्या था? बी के उन अवयवों का समुच्चय जो कि ए के साथ संबंध में है। ठीक है। तो परिसर भी क्या था? बी था। तो यहाँ पे क्या आपको पता नहीं है, यहाँ पे सह प्रांत बराबर बी परिसर हुआ या नहीं हुआ? सप्रांत बराबर परिसर हुआ या नहीं हुआ? जो कि बी के बराबर है, मतलब बी ही यहाँ पे सप्रांत और परिसर है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि सप्रांत और परिसर बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जो परिसर है उसमें 2 3 4 ही है, और बी क्या है? सप्रांत है।
सह प्रांत तो हमेशा बी ही रहता है। तो क्या आप यह नहीं कह सकते कि परिसर के जो अवयव है वो बी में क्या होंगे, बी में बिलोंग करेंगे। तो क्या परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय होगा या नहीं होगा? तो आपको इससे ये कंसेप्ट पता चलेगा कि परिसर किसका, सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, उपसमुच्चय होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमको दो कंडीशन मिली है कि परिसर एक तो सहप्रांत के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, सहप्रांत परिसर बराबर भी हो सकते हैं, और परिसर परिसर सहप्रांत का उपसमुच्चय भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि परिसर में केवल वही अवयव सम्मिलित किए जाते हैं जो कि एक के साथ संबंध में है। तो कभी कभी ये होता है कि कुछ अवयव छूट जाते हैं, तो उस कंडीशन में परिसर सहप्रांत का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। क्योंकि परिसर के जो भी अवयव हैं वो बी में आएंगे ही, क्योंकि बी से ही तो परिसर आ रहा है। ठीक है, और समस्त बी को क्या कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। तो ये कंडीशन मिली, तो इसको हम सम्मिलित रूप में क्या कह सकते हैं कि परिसर या तो सहप्रांत के बराबर होगा या उपसमुच्चय होगा। ठीक है, सहप्रांत का। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये स्पेशल नोट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन में दे देगा 4 ऑप्शन, जैसे कि परिसर सहप्रांत केवल उपसमुच्चय होता है, केवल बराबर होता है, और यह उपसमुच्चय या बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं स्पेशल नोट पे, किसी जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। ये स्पेशल नोट का मतलब यही है, जैसे कि ये वाला कुल संबंधों की संख्या। ठीक है, ये वाला ये स्पेशल नोट, इसको यहाँ पे स्पेशल नोट के रूप में लिखा हुआ है। तो किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या मतलब ए क्रॉस बी के सभी संभव उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। या यदि एन ए बराबर पी आपको पता है और एन बी बराबर क्यू आपको पता है, तो एन ए क्रॉस बी बराबर पी क्यू होता है, जो कि आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके साथ तथा ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी, संबंधों की संख्या का सूत्र है 2p इंटू क्यू, जो कि मैंने आपको बताया था 2n ए क्रॉस बी। इसका मतलब भी यही है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2n a इंटू एन बी। ठीक है, इसी को एन ए बराबर यहाँ पे p है, और जैसे कि एन ए बराबर यहाँ पे p है, एन बी बराबर q है, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर पी क्यू। ठीक है, तो संबंधों की संख्या क्या होती है, किसी भी जो कार्तीय गुणन से प्राप्त समुच्चय होता है उसके संभव उपसमुच्चयों की संख्या, जितने भी संबंध होंगे उनकी संख्या के बराबर होती है। ठीक है, इस तरीके से। इसी प्रकार अरिक्त संबंधों की संख्या, अरिक्त संबंधों की संख्या, जैसे कि संबंधों की संख्या तो क्या थी, 2 की पावर पी क्यू, और अरिक्त संबंधों की संख्या क्या है, 2 की पावर पी क्यू माइनस 1। ये कैसे, इसको समझते हैं इस उदाहरण से। जैसे ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर ए बी सी डी है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे कैसे मिलेगा अपन को, ए क्रॉस बी, जैसे कि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा समझा देते हैं। पहले ए का अवयव लेना है, 1 के साथ ए लिया, 1 के साथ फिर बी लिया, 1 के साथ फिर सी लिया, 1 के साथ फिर डी लिया। इसी तरीके से फिर 2 के साथ लेंगे, इस तरीके से 3 के साथ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एन ए क्रॉस बी मिलेगा। हमको ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या ज्ञात करनी है, तो सीधा फंडा क्या बताया था, यहाँ पे 3 अवयव, यहाँ पे 4 अवयव। ठीक है, तो एन ए गुणा एन बी तो करना होता है। ठीक है, तो एन ए बराबर क्या है, 3 है, क्योंकि 3 अवयव है। एन बी बराबर क्या है, 4 है, मतलब 4 अवयव है। तो कुल मिला के एन ए क्रॉस बी मतलब एन ए क्रॉस बी में जो ये अवयव आएंगे उनकी संख्या 12 होगी। ठीक है, तो एन ए क्रॉस बी हमको मिल गया। तो ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होती है, उसका सूत्र है एन 2 की पावर एन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो सीधा आपको क्या करना होता है, अगर आपको मतलब संबंधों की संख्या डायरेक्ट ज्ञात करनी है, इस स्टेप से नहीं गुजरना है। ठीक है, इन दोनों से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की पावर एन ए इंटू एन भी कर दो। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपको क्या करना होगा, 2 की पावर में एन ए मतलब सीधा यहाँ से उठा के 3 लिख दो, और यहाँ से उठा के 4 लिख दो। ठीक है, यहाँ से उठा के, तो 2 की घात 3 चौक 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो संबंधों की संख्या होगी 2 की पावर 12 माइनस क्या आ जाएगी, 2 की पावर 12 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 की पावर 12 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 10 1024 के समथिंग होता है शायद। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8402, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा, ठीक है, 4096। कुल मिला के 4096 के बराबर प्राप्त होगा, 2 की पावर 12। ठीक है, अरिक्त संबंधों की संख्या क्या है, ठीक है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक स्लाइड बता देना चाहता हूं, जिससे कि आपको एक क्लियर हो जाएगा अरिक्त संबंधों की संख्या।
जैसे कि मैंने बताया था, कुल उपसमुच्चय जब ए क्रॉस बी के कोई भी ए क्रॉस बी हो उनकी ज्ञात करते हैं, तो आपको पता है कि फाई सभी का उपसमुच्चय होता है, ठीक है, और वो खुद समुच्चय उसका उपसमुच्चय होता है। तो ये फाई सभी में आएगा, तो ये रिक्त है, रिक्त है, तो ये कौन सा संबंध होगा, ये रिक्त संबंध होगा, ठीक है। तो अरिक्त ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, रिक्त वाले संबंध को घटा देंगे, तो रिक्त वाला संबंध ए क्रॉस बी में कितना आता है, एक ही आता है, ठीक है। कितने ही बड़े ए क्रॉस बी को ले लो आप, उसमें केवल एक ही क्या आएगा, रिक्त संबंध आएगा, जो कि फाई होता है, ठीक है, क्योंकि फाई सभी का उपसमुच्चय होता है, इसलिए रिक्त संबंध भी एक ही बनेगा, फाई बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं यहाँ पे, तो रिक्त अरिक्त संबंधों की संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, रिक्त संबंधों की संख्या को घटा देंगे। तो रिक्त संबंधों की संख्या क्या होती है, हमेशा एक होती है, तो टू की पावर पी क्यू में से एक घटेगा, मतलब 4000 छिन्न में से एक घटा देंगे तो 4095 मिल जाएगा। अब ये रिक्त अरिक्त का कंसेप्ट में आपका यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा रिक्त अरिक्त का कंसेप्ट। रिक्त संबंध, रिलेशन, एंड अरिक्त, अरिक्त रिलेशन, ठीक है। जैसे कि ए बराबर यहाँ पे है, ए बराबर यहाँ पे है 1 2 3, ठीक है, बी बराबर यहाँ पे है 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने एक संबंध दे दिया आर बराबर एक्स वाई, आर बराबर एक्स वाई इस तरीके से है कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से दे दिया मैंने, और x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, इस तरीके से है, ठीक है। तो मेरे को ये रिलेशन मिलेगा, इसमें जब x बराबर 1 लिखूंगा तो y बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y बराबर y b में से आएगा, b में 1 नहीं है, तो फिर 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 बराबर यहाँ पे y बराबर 4 मिलेगा, तो y बराबर 4 इसमें है, तो कुल मिला के 2 4 मिल जाएगा, ठीक है, एक ये मिल गया। उसके बाद 3 लिखेंगे, 3 की पावर 2 बराबर 9 होता है, जो कि b में नहीं है, कुल मिला के हमको ये मिल गया। तो कुल मिला के इसमें एक अवयव प्राप्त हुआ ना रिलेशन में, तो ये क्या हुआ, अरिक्त हुआ, मतलब इसमें रिक्त नहीं है, ये अरिक्त है, तो ये होगा अरिक्त रिलेशन, ठीक है, ये होगा अरिक्त रिलेशन। अब रिक्त क्या होगा, रिक्त क्या होगा भैया, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको सीधा सीधा हिट करे, ठीक है। अरिक्त क्या होगा, जैसे कि मैं दूसरा रिलेशन लिखता हूँ, एक्स वाई इस प्रकार है कि y बराबर y बराबर y बराबर सीधा x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4, जहाँ पे x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b है, ठीक है, ये वाला है। अब इस रिलेशन के अनुसार अपन को मतलब रिलेशन को रोस्टर रूप में लिखना है, इसको ए में से 1 लेते हैं, ए में से 1 लेंगे, ठीक है, x बराबर 1 लेंगे, ठीक है, तो 1 के साथ हमको क्या मिलेगा, 1 के साथ हमको क्या मिलेगा, 1 लिखेंगे तो y बराबर यहाँ पे y बराबर यहाँ पे थोड़ा साइड में कर लेते हैं, y बराबर x प्लस 4 से 1 लेंगे तो यहाँ पे 4 जुड़ेगा तो y बराबर हमको 5 मिलेगा, ठीक है। तो 5 क्या b में है, एग्जिस्ट नहीं करता। फिर 2 लेंगे, तो 2 लेंगे यहाँ पे, तो कुल मिला के y बराबर हमको फिर से क्या मिलेगा, 2 लेंगे तो क्या मिलेगा हमको 6 मिलेगा। फिर 3 लेंगे तो फिर हमको 7 मिलेगा। तो 5 6 और 7 क्या बी में बिलोंग करते हैं, आप कहेंगे भाई साहब बिल्कुल भी नहीं करते, 5 6 और 7 का बी से लेना देना ही नहीं है। तो क्या कोई भी एक ऐसा अवयव प्राप्त हो रहा है जो कि इस संबंध में आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे भाई साहब कोई भी एक ऐसा अवयव प्राप्त नहीं हो रहा है जो इस संबंध में आएगा, तो ये संबंध क्या होगा, इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा, मतलब ये रिक्त संबंध होगा। तो कुल मिला के जो रिक्त संबंध होता है वो एक पॉसिबल होता है, ठीक है, किसी भी समुच्चय के लिए। तो कुल मिला के ये होता है रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध को उपसमुच्चयों की संख्या और मतलब ए से बी में जो रिलेशन होता है वो मैंने आपको बताया था। कुल मिला के जो रिलेशन होता है वो जितने मतलब रिलेशन एक की बात नहीं कर रहा, मतलब कितने भी रिलेशन पॉसिबल होंगे। अब जैसे कि आप कहेंगे जैसे कि सर यहाँ पे आपने क्या कर दिया, x प्लस 4 कर दिया, मैं y बराबर x प्लस 6 ले लूंगा तो वापस से रिक्त रिक्त संबंध प्राप्त हो गया, तो ये तो दो रिक्त संबंध हो गए। अब गलत है, मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी की। रिक्त कैटेगरी एक बार ही तो मिलेगी, ठीक है, जो जितने भी रिक्त संबंध आएंगे वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे 5 में, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे
तो कुल मिला के आपको ज़्यादा माइंड पे लोड नहीं लेना है, इतना भारी कंसेप्ट नहीं आएगा। सीधा आपको क्या ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी में, ए से बी में जितने भी संबंध होंगे वो किसके बराबर होंगे, ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होंगे। ए क्रॉस बी में जितने भी उपसमुच्चय पॉसिबल होंगे उनकी संख्या के बराबर होंगे। और उपसमुच्चयों की संख्या का क्या सूत्र है, 2n ए क्रॉस बी। ठीक है, इस तरीके से। कुल मिला के रिक्त अरिक्त रिलेशन का आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया होगा। आप ऐसा मत सोचना कि जैसे कि अरिक्त रिलेशन तो हम हजारों बना देंगे। भाई साहब कैटेगरी तो एक ही होगी जो कि फाई डिनोट करता है, सभी को फाई लेके चलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के अरिक्त जो वो रिक्त है, रिक्त रिलेशन कितना पॉसिबल होगा, केवल एक पॉसिबल होगा। ठीक है, तो रिक्त रिलेशन की कैटेगरी एक पॉसिबल होगी। तो जब आपको अरिक्त संबंधों की संख्या ज्ञात करवानी है, मतलब ज्ञात करवा रहा है एग्जामिनर, तो आप 2 की पावर पी क्यू से निकाल के एक घटा दीजिएगा। अब चलते हैं प्रांत सह प्रांत और परिसर पहचानने का फंडा। ठीक है, जैसे कि ये सवाल दे रखा है यहाँ पे आर टू आर में इस प्रकार फलन परिभाषित है कि वाई बराबर ये। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या आपको पता है यहाँ पे जो ये रिलेशन दे रखा है उसमें हम आर से मतलब मान लेते हैं जैसे कि y बराबर 2x+3। जैसे कि अगर मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूँ तो आप इसमें सीधा प्रांत मानिएगा इसको, आर को, और परिसर वो सह प्रांत मानिएगा इसको। ठीक है, आपको परिसर ज्ञात करना होता है जो कि आप y में मतलब y के मान निकाल के ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको कुल मिला के y को 0 करना है। ठीक है, तो x का क्या मान लें, r में क्या पॉसिबल है, जैसे कि x की जगह मैं ले लेता हूँ x बराबर -3/2 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 इंटू -3/2 प्लस 3, तो आपको क्या मिला, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 प्लस 3, तो कुल मिला के 0। तो इस तरीके से ये 0 प्राप्त हो गया। हमको 1 बनाना है, मतलब यहाँ पे 1 लेके आना है, तो यहाँ पे हम क्या लेके आए, यहाँ पे हमको -2 लेके आना है। ठीक है, तो -2 लेके आना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x बराबर -1 लिख देंगे, तो y बराबर 2 इंटू -1 प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के -2 प्लस 3 बराबर 1 हो गया। तो इस तरीके से आपको जो भी लेके आना है वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। कुल मिला के जो परिसर होगा वो सब कुछ किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा, और आर के सभी मान संभावित होंगे, तो परिसर भी यहाँ पे आर हो जाएगा। तो कुल मिला के प्रांत यहाँ पे क्या हुआ, आर हुआ। जब कोई भी रिलेशन आर टू आर में डिफाइन हो, ठीक है, और इस तरीके का कोई संबंध दे रखा हो, तो उसका प्रांत सीधा किस में लिख देंगे, किस में लिखेंगे, सीधा लिखेंगे जो आर टू आर में डिफाइन है। जैसे कि ए से बी में डिफाइन होता है, तो हम कहते हैं प्रांत तो ए हो जाएगा और सह प्रांत बी हो जाएगा। ठीक है, परिसर ज्ञात करना होता है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में परिसर भी आर ही होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन प्रांत सह प्रांत और परिसर पहचानते हैं। जैसे कि दूसरा वाला एक कंसेप्ट ले लेता हूं मैं, आर ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि ए बराबर तो ये है, बी बराबर ये है, और फंक्शन दे रखा है हमको, जो रिलेशन दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो रिलेशन ज्ञात करेंगे अपन इस तरीके से, तो वाई एक्स बराबर 1 लेंगे तो वाई बराबर 2 मिलेगा जो कि बी में है, तो 1 2। ठीक है, इस तरीके से फिर 2 लेंगे तो हमको 3 मिलेगा जो कि इसमें बी में नहीं है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने लिया 3 लिया तो फिर 4 आया। ठीक है, 3 एक्स बराबर 3 लिया तो 4 आया जो कि बी में है। इस तरीके से हम 4 लेंगे तो 5 बी में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम 5 लेंगे तो कुल मिला के 6 बी में है। अब x के मान इतने मतलब x के मान 5 तक ही पॉसिबल, आगे रख नहीं सकते, तो कुल मिला के जो रिलेशन है वो इस तरीके से प्राप्त हो गया। फिर अब आपको लिखना है ए लिखना है। अब आपको अब मिलेगा आपको यहाँ से ए, अगर आप यहाँ से निकालना चाहोगे, एक तो ये ए दे रखा है, ठीक है, और एक ये रिलेशन से ए निकालेंगे अपन। ठीक है, ए के अवयव निकालेंगे तो 1 3 और 5 मिलेगा, और रिलेशन से अगर हम बी के अवयव निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2 4 और 6। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको रोस्टर रूप में दिया हुआ होता है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सीधा निकाल सकते हैं। तो ये तो कहलाएगा यहाँ पे प्रांत। ठीक है, और जो प्रांत से संबंधित अवयव है वो परिसर कहलाते हैं। तो बी के ये अवयव हैं जो 2 4 6 वो ए से संबंधित है, तो ये सीधा परिसर कहलाएंगे। ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाए तो सह प्रांत कहाँ पे गया, तो भाई साहब जो टोटल बी होता है, कंप्लीट बी, वो सह प्रांत कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप सीधा यहाँ पे ए को क्या नहीं कह सकते, आप यहाँ पे ए को प्रांत नहीं कह सकते। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे प्रांत नहीं कह सकते। तो कुल मिला के आपको प्रांत, परिसर और सह प्रांत ज्ञात करना आ गया होगा।
ठीक है। इस तरीके से प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात करते हैं। फिर भी आपको कुछ भी डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके तुरंत पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो प्रांत, सह प्रांत और परिसर का फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर रोस्टर रूप में दे रखा है इस तरीके से, तो आपको परिसर ज्ञात करने की कोई यानी झंझट नहीं लेना बिना फालतू का। जो पीछे वाले अवयव है उनको सीधा आपको क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है। ठीक है, इस तरीके से समुच्चय बनाना है, वही आपका परिसर हो जाएगा। प्रांत क्या होगा, आगे वाले अवयव। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको केवल और केवल रोस्टर रूप ही दिया हुआ होता है, ठीक है, ये ए और बी कुछ नहीं दिया हुआ होता है, तो आपको क्या करना है, आपको केवल प्रांत और परिसर पूछेगा, सह प्रांत नहीं पूछेगा, क्योंकि सह प्रांत तो डिफाइन ही नहीं होगा। फिर सह प्रांत को ज्ञात करना इम्पॉसिबल होगा। अगर आपको ये दे रखे हैं तो आप सह प्रांत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको ये रोस्टर रूप भी नहीं दिया हुआ होता है, आपको केवल ये रूप दिया होता है, केवल समुच्चय निर्माण वाला, और ये दिए होते हैं, तो आप प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात कर सकते हैं। सहप्रांत के लिए आपको सीधा जो बी दे रखा होता है उसके ऊपर क्लिक करना होता है, और प्रांत के लिए इस तरीके से रोस्टर रूप बना के जो फर्स्ट वाले अवयव आएंगे 1 3 5, जैसे कि यहाँ पे आए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ए को टोटल को प्रांत नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे केवल 1 3 और 5 को लेंगे तब जाके हमको प्रांत मिलेगा। और परिसर के लिए हमको ये कुल मिला के जो रोस्टर रूप में प्राप्त होते हैं बी के अवयव, वो परिसर होंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर किया था इस वाली स्लाइड में, प्रांत होता है ए, इस तरीके से होता है क्योंकि ए के चारों अवयव रिलेट कर रहे हैं बी के अवयवों के साथ। सप्रांत होता है बी, परिसर होता है बी के वो अवयव जो कि ए के साथ रिलेट हैं। तो बी के सभी अवयव यहाँ पे रिलेट में है, मतलब रिलेशन में है ए के साथ। तो क्या होगा, जो संपूर्ण बी है वो परिसर होगा। और एक कंडीशन और बताई थी मैंने आपको यहाँ पे, वो वाली कंडीशन है कि यहाँ पे बी के सभी अवयव क्या है, ए के साथ रिलेशन में नहीं है, तो बी के केवल 2 और 3 और 4 तीन ही अवयव है जो कि रिलेशन में है, तो वो परिसर कहलाएंगे। और संपूर्ण बी हमेशा सप्रांत कहलाता है, और जो ए होता है, जो अवयव ए के रिलेशन में होते हैं, वो प्रांत कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रांत, सप्रांत और इनका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और नए अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें कि हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और भी नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक हो गई होगी तो वहाँ पे क्लियर कर दी जाएगी। अगर आपके द्वारा कुछ भी मिस्टेक यहाँ पे वीडियो में पकड़ी जाती है, मतलब गलती से हो जाती है मिस्टेक, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिसको कि हम सुधार देंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।